कर्णधार तू बना तो हाथ में लगाम ले, क्रांति को सफल बना नसीब का न नाम ले, दे बदल नसीब तो गरीब का सलाम ले। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और वादा करता हूं आपसे एक एक एनालिसिस आपके सामने ऐसी लाऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यह मेरा आपसे कमिटमेंट है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, नेपाल की तरफ से यह शायरी मैंने आपको बोली है। आर्टिकल बहुत अच्छा है। नेपाल के बाशिंदे जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हमने छोड़ दिया ये मोह सरकारों का, हमारा हर हुक्मरान गद्दार निकला। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। आज फिर से नेपाल रोड पर है। जो जैन जी का प्रोटेस्ट आपने कुछ दिन पहले देखा था, आज फिर से वही मंजर बालेंद्र शाह की सरकार के सामने भी है। आखिर ऐसा नेपाल में क्या हो रहा है? कौन से वे पैमाने हैं कि नेपाल की जनता को न्याय ही नहीं मिल रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल से बहुत से जाबाज हमको देखते हैं, हमारे भाई बहन दर्शक हैं। मैं उनके लिए भी यह आर्टिकल बना रहा हूं। और भारत का और नेपाल का जो संबंध है, तो आप भी इसको देखेंगे कि असल में नेपाल के लोग गलत हैं या वहां के हुक्मरान गलत हैं। एक एक चिट्ठा खोलूंगा, आज ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह है बालेंद्र शाह और इनके खिलाफ हर एक जैन जी आज फिर से रोड पर आ गया है। मेरे दोस्त, इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि तुमको किस लिए लाया गया था? तुमने ऐसा क्या किया कि फिर से हर नौजवान को रोड पर आना पड़ा? यह मैं आपको बड़े विस्तार से और एक एक लाइन खोलकर समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, आपको बहुत इत्मीनान से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यह नेपाल का दोबारा हाल है। यह कुछ साल पहले हाल था और अभी बालेंद्र शाह जी की सरकार को महज 102 दिन के आसपास हुए, उससे ज्यादा नहीं हुए। इसके बावजूद फिर से जैन जी रोड पर है। कोई तो बड़ा कारण होगा। उस कारण में मैं आपको बता देता हूं। कारण तो उखड़ा है एक लड़के की वजह से, लेकिन जितने भी प्रोटेस्टर हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वे ये नहीं कह रहे कि यह महज मामला एक लड़के तक सीमित नहीं है। इसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं मेरे दोस्त। ये वो बच्चा है जिसका नाम है गणेश नेपाली। ये बहुत गरीब बच्चा है। मैंने आपको अभी कहा ना कि क्रांति को सफल बना, नसीब का ना नाम ले, बदल सके नसीब तो गरीब का सलाम ले। ये बच्चा कौन है? ये वो है जो रोड पर बाइक चलाते हैं। आपने देखा होगा, आप भी बुक करते हैं रैपिडो और ये सारी बुक। वो ड्राइवर है ये। और दोस्तों, इसका चालान कट जाता है, पुलिस इसको पकड़ लेती है, पुलिस इसके साथ बर्ताव करती है, इसको परेशान करती है। ये बच्चा सामने आता है और खुद में ही फायर कर लेता है। यह आपको समझने की चीज है। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब गणेश फॉर जस्टिस की कैंडल के साथ नेपाल का हर नौजवान रोड पर है बालेंद्र शाह सरकार के खिलाफ और कह रहा है कि फिर से सिस्टम चेंज चाहिए। आप निर्णय करना। अगर आप नेपाली भाई बहन नेपाल से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये कमेंट करके जरूर बताना कि ये आर्टिकल में आपको न्याय मिलने का कोई मादा है या नहीं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये गणेश है। इस बंदे का ये 25 साल का है महज, और ओल्ड राइड शेयरिंग वर्कर है। ये ह्यूमिलिएट किया गया है दोस्तों पुलिस के द्वारा। सेट हिमसेल्फ ऑन फायर। कहां पर? ऑफिस के सामने। बहुत बड़ा मुद्दा यह बन गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, जो प्रोटेस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं? एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। आपने इतना ज्यादा अथॉरिटी दे दिया पुलिस को कि हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। दूसरे नंबर पर लैक ऑफ कंपैशन। लोगों के साथ पुलिस का या प्रशासन का बिल्कुल भी कंपैशन नहीं है, बिल्कुल भी मेल भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। वे उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे गुलाम हैं। यहां देखिए, इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जिस ट्रस्ट के साथ पूरी जनता मिलकर सरकार को गिराकर इनको प्रधानमंत्री बनाया, आज तक कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है नेपाल में सिवाय बालेंद्र शाह के। तो लोगों का ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है, उनका विश्वास ठगा गया है, ऐसा पब्लिक कह रही है जो प्रोटेस्ट कर रही है। मैं आपको कुछ फैक्ट और दिखाऊंगा। देखिए, राइज ऑफ जेन जी जनरेशन पॉलिटिक्स। देखिए यहां पर क्या हुआ था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं। आप देखिए, ऐसे देश में जहां हर 1 साल 2 साल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा हो, कैसे नियम काम करेंगे? देखिएगा मेरे भाई, ये देखिए, शेर बहादुर देवबा, उसके बाद पुष्प कमल दहल, उसके बाद केपी शर्मा ओली, उसके बाद सुशीला कार्की। देखिए, 1 साल 66 दिन, 1 साल 202 दिन, 1 साल 59 दिन, 196 दिन, और अभी 108 दिन हुए बालेंद्र शाह जी को। यह पहली सरकार है जो पूर्ण बहुमत में आई है। ध्यान रखना। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, ये देखिए, नो ट्रस्ट, विश्वास खत्म हो गया, कोई भविष्य नहीं है इसका, टाइम फॉर चेंज। फिर से सरकार चेंज चाहिए, यह बदलाव का समय है। यही चीज केपी शर्मा ओली के टाइम पर भी हुई थी। आपने देखा होगा, कहते हैं पब्लिक को इतना परेशान मत करिए कि उनके अंदर से डर खत्म हो जाए। पब्लिक आई, केपी शर्मा ओली जितने भी मंत्री थे उन सबको घसीट कर मारा था रोड पे। नेपाल में यह बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं जिससे आपको और ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। मैं हल्का सा नेपाल में दिखा देता हूं आपको कि कैसे इतना इंसर्जेंसी हो रही है।
ये देखिए ना, पहले वहां मोनार्की चलती थी, राणा ओलिगार्की को खत्म किया गया, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया 1990 में, लेकिन फिर खत्म हो गई 1996 में, 2000 में माओइस्ट की इंसर्जेंसी हो गई यहां पर। उसके बाद मोनार्की को अबोलिश किया गया 2008 में, और नेपाल ने 2015 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, यानी पूर्ण रूप से लोकतंत्र में आए ये लोग, और सरकार बनी। जब सरकार बनी तो चली नहीं। यह नेपाल का सबसे बड़ा दुख है कि कोई भी सरकार चली नहीं। सेम बालेंद्र शाह जी के साथ हो रहा है। आज वो फिर कहते हैं कि हमने फेडरल सिस्टम बनाया, 7 प्रोविंस बनाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाई, सेकुलर रिपब्लिक बनाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम फिर वही हुई कि ना हमें सोशल जस्टिस मिला, ना हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिला। अब प्रॉब्लम क्या देखिए ना, पॉलिटिकल फैमिलीज डोमिनेट करती हैं हर पार्टी में। यहां नेपोटिज्म का बहुत बड़ा केस है कि जो वो कहते हैं ना, बाप का बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, ये जो कांग्रेस में चलता है भारत के अंदर, कि दादा प्रधानमंत्री थे, फिर दादी प्रधानमंत्री हो गई, फिर बच्चा प्रधानमंत्री हो गया, फिर बच्चे की बहू हो गई, फिर बहू का बेटा हो गया। ये जो है, ये नेपाल की भी समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, लेकिन भारत इससे निजात पा गया है। नेपाल अभी भी इसमें फंसा हुआ। देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट, दिस बिकेम नेपाल्स बिगेस्ट चैलेंज। नेपाली भाई बहनों के पास बिगेस्ट चैलेंज है उनकी बेरोजगारी। लोग क्या कह रहे हैं, हमको बेरोजगारी के चलते इंडिया, जितने भी गल्फ नेशन है जैसे ओमान, बहरीन, कतर, यमन, यहां देखिए मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सब जगहों पर नेपाल का यूथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां रोजगारी नहीं है, यहां बेरोजगारी इतनी हो गई है, सरकारें सिर्फ अपना खजाना भर रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं और इसमें क्या एंगल है। देखिए अब लोग क्या कह रहे हैं रोड पर आकर के, हमको चाहिए जस्टिस, दीजिए जस्टिस। क्यों? क्योंकि आप एक रैपर थे, आप काठमांडू के मेयर थे, जनता की पावर थी, उन्होंने आंदोलन करके आपको यहां पहुंचा दिया। आपने जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए क्या किया वो भी वो कह रहे हैं। देखिए यहां पर जस्टिस फॉर नेपाली, हमको गणेश के लिए जस्टिस चाहिए, जिस बच्चे ने खुद आत्मदाह कर लिया। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, वो बच्चे वो खत्म हो गया, उसके लिए जस्टिस चाहिए। यहां पे वो कह रहे हैं हमको इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस डेथ में, हमको पुलिस का एक्सेस जो है वो इतना ज्यादा अथॉरिटी दे रखी है, उसको खत्म कराना है। एक और प्रॉब्लम हुई है बालेंद्र शाह की सरकार में, इन लोगों ने क्या किया है, जो अवैध निर्माण था, यानी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, एनक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने तोड़वाया है। लेकिन तोड़वाने के बाद वो जनता, जो फैमिली जो ऐसे ही रह गई रोड पर, उसके लिए कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। ये वन ऑफ द रीजन और है जेनजी को रोड पर आने का, यानी आपने व्यवस्था नहीं की, मकान तोड़ के डाल दिए। ये एक प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर डिटेन्ड प्रोटेस्टर को जो डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको वापस करो। फोर्स्ड एविक्शन, जबरदस्ती नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्प्लेस्ड फैमिली जो आपने निकाल दी, कंस्ट्रक्शन तोड़वा दिया, उनके लिए आपको जगह बनानी चाहिए, और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सब चीज की जिम्मेदारी ले, तब नेपाल चुप होगा। नेपाल में फिर से जेनजी प्रोटेस्ट है, और इतिहास रहा है कि उन्होंने किस तरीके से सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। दोस्तों हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि नेपाली भाई बहन तरक्की करेंगे, ये देश तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो भारत से ही लड़ने में रह गए। इनको तो भारत के से दिक्कत होने लग गई सरकार को। लोग वहां के कह रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारे यहां पे सुविधाएं करिए। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी किससे? भारत से, जो हमेशा इनके सपोर्ट में रहता है। भारत का रिश्ता नेपाल से बहुत पुराना है, सरकारों के चलते ये टूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं आज भी आशान्वित हूं कि नेपाल के जो यूथ है वो समझेंगे, और उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलकर वे अपनी सरकार को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार यह चीज नहीं सोचती है। यह सबसे बड़ा दुख है हमारे अंदर। अब मैं आपको एक न्यूज और दे देना चाहता हूं, वो न्यूज बिल्कुल ही अलग हो गई। देखिए ये क्या हो रहा है। इस आदमी ने लड़ाई छेड़ी थी ईरान के खिलाफ कि इनको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, यानी न्यूक्स नहीं बनाने देंगे, क्योंकि न्यूक्स बनाएंगे तो इजराइल को खत्म कर देंगे, ज्यूस से इनकी दुश्मनी है। लेकिन वो लड़ाई अब न्यूक्लियर पर रही नहीं, बात सारी पैसे की है। मैं आपको बता रहा हूं और समझा रहा हूं आपको एक एक सबूत के साथ। देखिए ये आदमी अब कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर 20% टोल फीस लूंगा मैं। ईरान कह रहा है कि ये 20% ले रहा है, टेंशन मत लीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे कब्जे में है, हम 4 से 5% में ही आपका जहाज निकलवा देंगे। और पहले यहां कोई फीस नहीं थी, इस लड़ाई से पहले कोई टोल नहीं था। लोग अपना कच्चा माल खरीद रहे थे, लोग गैस खरीद रहे थे, तेल खरीद रहे थे और ला रहे थे धड़ल्ले से, कोई टेंशन नहीं थी। अब इन दोनों के अंदर लालच है, अकेला ईरान के अंदर या अमेरिका के अंदर नहीं है, दोनों के अंदर लालच है कि ये तो पैसा कमाने की मशीन है, यहां से तो पैसा कमाना चाहिए। पता है क्यों? देखिए ये कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे यहां क्या है, एटम बम से भी बड़ी चीज है। और अमेरिका कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का मैं गार्जियन बनूंगा, यानी बाप बनूंगा, संरक्षक बनूंगा, पिता बनूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का। जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है वहां पे, ना कुछ नहीं है इसका वहां, लेकिन जबरदस्ती की वो है, जिद है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में ये क्या चाहता है?
ईरान धड़ाधड़ इसके जो एयर बेसिस बने हुए हैं, जो आर्मी बेसिस बने हुए हैं, नेवल बेसिस बने हुए हैं, उन सबको उड़ा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लालच ईरान के अंदर भी है कि मैं भी टोल लूंगा। अब आप एक बात समझ के मुझे बताना कमेंट में, भारत अगर 100 रुपए का सामान मंगवा रहा है तो भारत का खर्चा 120 रुपए होगा, क्योंकि 20 रुपए तो अमेरिका को देने। चलिए साहब, अमेरिका नहीं हार गया, मान लीजिए नहीं जीता, ये यहां का मालिक बन गया, तो 5 रुपए तो इसको भी देने जो पहले नहीं देने थे। तो ये तो गलत हो रहा है ना। क्या आपको लगता है जब इंडिया अगर इस तरीके का टोल लगेगा तो इंडिया तेल ही नहीं खरीदेगा, ना यूएई से, ना ओमान से, ना किसी से, तो उनका नुकसान होगा। नुकसान सहन करेंगे क्या गल्फ कंट्री? इन दोनों को आजादी देंगे क्या टैक्स लेने की? नहीं देंगे, लिखवा के ले लीजिए। इसीलिए यह युद्ध आगे बढ़ेगा। इसको पता है मैं हिट लिस्ट हो चुका हूं, मुझे मारा जा सकता है। अब मारा जा सकता है तो पहले ही कह दिया है अपने लोगों को कि हो सकता है मैं ना रहूं। देखिए किस तरीके का बयान देता है ये, उल्लू उल्लू हो गया एक नंबर का। कह रहा है हो सकता है मैं ना रहूं, तुम ट्रंप को ना देखो, तुम मुझे मिस करोगे, लेकिन अगर मुझे मार दिया जाता है तो ध्यान रखना इतना अटैक कर देना ईरान के ऊपर कि कभी अपने इतिहास में उसने देखा नहीं हो। उसकी पुश्तें याद रखें कि ईरान नाम का भी कोई देश था, ऐसा इसने आदेश दे दिया है। अपनी उम्मीद कर रहा है मरने की। देखिए मेरे दोस्त ये क्या चल रहा है जमाने में। अब देखिए ये बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, कोर बिजनेसमैन। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए इसने जब ये उल्टे सीधे बयान दे रहा था कि कभी तेल गिर रहा था, कभी बढ़ रहा था, अभी तेल चल रहा था 75 के आसपास, $75 प्रति बैरल। अब इसने क्या किया, कल कहा कि मैं गार्जियन हूं कहां का, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का, तो देखिए तेल कहां पहुंच गया, 80+। 80। भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। आप 100 रुपए का सामान मंगाना है, आपको तो 120 का देना है उसको, तो कॉस्ट ही बढ़ गई। ये यही चाहता है कि इस प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहे, पूरी इकोनॉमी क्रंबल कर जाए और उसके बाद मैं ही रह जाऊंगा एक अकेला पैसे वाला। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये खेल कोई छोटा खेल नहीं है, ये इसके बिजनेस का खेल है। लोग बड़े बड़े लोग जो है वो समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लालच दोनों के अंदर है, ईरान के अंदर भी है। ईरान अमेरिका क्या चाहता है कि भारत यहां सबसे बड़ा देश है, 150 करोड़ का, 1.5 बिलियन। अब 150 करोड़ का देश है, अब भारत के चाहता है कि देखो पाकिस्तान से भारत की बन नहीं रही है, नेपाल बॉर्डर क्लैश कर रहा है, बांग्लादेश से बन नहीं रही है, चीन से बनती नहीं है। कभी सोचते हो आप कि भारत के बगल में इतनी दिक्कतें क्यों पैदा होती हैं? कोई और नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा डाकू है भाई, क्योंकि इसको पता है कि यही ऊपर जाएगा, बाकी की तो किसी की हैसियत है नहीं। ये तो सब टुच्चे हैं, तो जो ऊपर जाएगा उसी को तो गिराया जाता है। यही इसकी रणनीति है भारत के खिलाफ। इसीलिए भारत ने अपने इकोनॉमिक रास्ते खोल दिए हैं। आप बिल्कुल तैयार मत करना, मैंने आपको पहले ही बताया इसीलिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो भी भारत से लड़ता है, देखिए ना, हम सहिष्णु देश हैं, हमारे अंदर संस्कार है, भारत किसी पर अटैक नहीं करता, भारत किसी की जमीन नहीं घेरता है, लेकिन जो भी भारत से लड़ा है भाई वो खुशी नहीं है, सुखी नहीं है। गलत बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर वो सुखी है जो भारत से लड़ा है, क्योंकि भारत के देखिए ना, ये आदमी भारत से लड़ रहा है, सरकार गिरने की नौबत आ गई। इनको तो खैर खाने पीने के लिए कुछ नहीं, इसका तो मरना तय है। मुनीर का तो देखिए ना, ये बलूचिस्तान का लीडर है और इसने क्या कह दिया, फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर सैन्य नेतृत्व राजनीतिक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे वर्दी छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए, उसको औकात समझ में। और देखिए सबसे बड़ा सेंटेंस, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, यानी बलूचिस्तान को तो आप कटा हुआ ही समझिए, ये इलाका तो गया। इसके आगे कौन सा इलाका कट रहा है भाई? इसके आगे ये कट रहा है। ये क्या है? ये पीओके है। देखिए आपके सामने बोल रहा हूं, इस टीवी पर बड़ा स्टेटमेंट है कि पीओके भारत का हिस्सा है। लेकिन आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्या पीओके में रहने वाले लोगों पर अभी से भरोसा किया जा सकता है? क्या वे भारत के राष्ट्रवादी हो सकते हैं? नहीं, वे धर्म प्रधान लोग हैं, वो राष्ट्र प्रधान लोग नहीं हैं। कल तक अभी वो सारे काले चिट्ठे उगल रहे हैं ना कि हमको कश्मीर का चूरन दिया जाता था कि कश्मीर को आजाद कराएंगे, ये आपका हो जाएगा। 78 साल से यही चूरन पाकिस्तान दे रहा है, अब हम उसको खरीदेंगे नहीं। तो भारत इंतजार कर रहा है कि क्या इनके लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, कल को हम अपने लोग भेज दें और फंस जाएं। अपनी रणनीति के अनुसार भेजेंगे भाई, ध्यान रखना। यह मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भारत से रिलेटेड है, मार्मिक हैं, आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। देखिए यह बंदा है, यहां लिखा है कौन है प्रबल प्रताप। यह वही बंदा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे देता है। कहां पे? कोर्ट में अंदर। भाई सोचने वाली बात है, क्या किसी आदमी को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया कि वो सारी सीमाएं लांग गया और चीफ जस्टिस को गाली दे दी कोर्ट के अंदर? हां होता है, जब किसी निर्दोष का हर समय हनन होता है, हर समय उसको दबाया कुचला जाता है तो होता है। और देखिए जुडिशियरी का काला चिट्ठा आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले सालों में जुडिशियरी ने भारत के जितने भी संस्कार हैं उन सबको कुचलने का काम किया है, सबको कुचलने का काम किया है। सबूत दिखाऊंगा आपको। देखिए ना, ये है जस्टिस। इन्होंने क्या कहा है कि आदमी का कोई भी अधिकार नहीं है अपनी पत्नी के ऊपर, अगर वो किसी और के साथ कोई संबंध बनाती है तो बना सकती है। बताइए जरा, भारत की संस्कृति है ये?
लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। आप बताइए भारत की संस्कृति क्या है? यहां देखिए, ये फैसले देखिए, यहां पर फैसले के अगर आदमी तलाक ले लेता है और लड़की चाहे कितनी बड़ी जॉब कर रही हो, अगर लड़की ने मान लो मर्डर कर दिया आदमी का, तो भी वो आराम से पेंशन ले सकती है। ये कौन से फैसले हैं? मुझे तो समझ नहीं आते, आपको आते तो कमेंट जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये भारत के फैसले हैं, ध्यान रखना। ये देखिए, वाइफ अगर मर्डर कर देती है तो भी पेंशन लेगी। एक और सबसे बड़ी खबर ला रहा हूं, देखिए, आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए? झूठ बोल रहा हूं क्या? देखिए सबूत दिखाता हूं आपको। यह आदमी है, इसकी उम्र हो गई है 60 साल। आप जानते हो जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाता है, यूसीसी, तो एक तबका रोड पर क्यों आ जाता है कि यूसीसी नहीं लगेगा? जानते हो क्यों? क्योंकि उनको 4 शादी करने का मौका नहीं मिलेगा, पॉलीगैमी खत्म हो जाएगी। भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है ये, और जब कोई कहता है तो वो बुरा बन जाता है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये क्या है? ये रीना दत्ता है। ये कौन है? ये किरण राव है। ये कौन है? ये गौरी है। ये लड़कियां 3 लड़कियों से शादी करी है, और तीनों के बच्चे देखिए, जुनैद खान, ईरा खान, आजाद राव खान, क्वीन। इनके सामने ये क्वीन को कृष्णा क्यों नहीं बनाया गया? ये जुनैद खान को जीतेश क्यों नहीं बनाया गया? और फिर कोई कह देता है कि ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है, तो अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो। गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख देना कि गलत बोल रहा हूं, क्योंकि सबूत दिखा रहा हूं। ध्यान रखना, भारत की यह संस्कृति है। एक कवि है हमारे, वो कहते भी हैं कि भारत की यह संस्कृति है कि पति चाहे भी तो भी पत्नी उसको इधर उधर जाने नहीं देती। यह भारत की संस्कृति है, लेकिन कोर्ट और जुडिशरी हमको खा गए। क्या निर्णय दे रहे हैं देख रहे होंगे आप। एक खुशखबरी भी आपको बता देता हूं कि बंगाल अपने स्पीड पर वापस आ रहा है मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए, लक्स कोजी ग्रुप ने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गारमेंट में। अमूल ने 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया वेस्ट बंगाल में। रिवाइव हो रहा है, यानी आपकी नीयत अगर सही है, आपने आदमी अगर सही चुना है, तो कूड़े के ढेर को भी राजमहल बना सकता है। ध्यान रखना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। एक सरकार है, उसमें बाप दादा परदादा सब प्रधानमंत्री रहे, बच्चे को पूरी पोस्ट दे दी, सारा संपत्ति दे दी। क्या करा उसने? घूमने में ही खत्म कर दी उसने, इधर से उधर। यहां देखिए, यह भारत का जोहो है। देखिए, अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इनके बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 5 साल दे दीजिए, ओनली 5 साल। अगर यही अकेला बंदा श्रीधर बेम्बू अगर गूगल को रिप्लेस ना कर दे भारत के लिए, तो मेरा नाम बदल देना। 5 साल ओनली। देख लीजिए, अभी 1 साल हुआ इस कंपनी को, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है इसका। यानी लोग पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं जोहो का ब्राउजर, ऊला, जोहो के जितने भी इंटरफेस हैं सब यूज कर रहे हैं। 5 साल में लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हो तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। इस पर हमेशा मैं अच्छे आर्टिकल आपके लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज के लिए डालता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।